यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसको मेनली फोकस करेंगे। इसके अलावा जो आपका ये टीचिंग मेथोडोलॉजी या जितनी भी जगह पर पेडागोजी आती है, बाकी स्टेट टेट में भी या इवन केवीएस तक में भी, तो वहां भी इन क्वेश्चन से आपको हेल्प तो मिलेगी ही, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ 12 क्वेश्चंस होंगे जो आज हम कल करेंगे, और कल सिर्फ 7 क्वेश्चन पर वीडियो स्टॉप हो गया। वो नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क बिल्कुल चला जा चुका था तब तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीजें होती है। आप डेली मिलेंगे 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे मिलेंगे। और जो सीडीपी की प्लेलिस्ट है आपकी, जो इनकम्प्लीट है इस बार का फाइनल, तो वो भी मैं एक बार फिर से चैप्टर सारे रिवाइज करा दूंगी। प्याजे वाइगॉस की गोल्डबर्ग मैं करा चुकी हूँ एक वीडियो में। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रिंसिपल वाइगॉस की, वो सब मैं करा चुकी हूँ। कुछ चैप्टर्स रहते हैं सीडीपी के, तो उनको नए तरीके से भी कर लेंगे। पुरानी प्लेलिस्ट तो अवेलेबल है ही। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी का कुछ सेक्शन है, उसको भी कवर करेंगे। तो चीजें चलती रहेंगी। एक स्ट्रैटेजी भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी सीटेट के लिए। इसके अलावा बुक लिस्ट पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि बुक्स को लेकर अगर कई लोगों ने अभी नए तरीके से तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दिया होगा, जो कि जरूरी भी है और अच्छी बात है ना। तो तैयारी जारी रखिए। 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी पढ़िए जरूर। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम, अगर लीस्ट क्या कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे आके 9 बजे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कुछ चीजों को। आप लोग आ जाइए लाइव, और मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसे आज कुछ बिल्कुल नया है, ऐसे टी शर्ट हम लोग की, ऐसे लेट्स लर्न की टी शर्ट बिल्कुल एकदम ऐसे अच्छी लग रही है। मतलब मुझे तो अच्छी लग रही है, आप लोगों को कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। और बताइए एक बार, मैं देख लेती हूँ कमेंट्स। बहुत बढ़िया, आप 9 बजे तैयार हो जाइए डेली। मुझे भी लग रहा है आप लोगों की भी आदत ऐसे जो है वो छूट गई है, पिछले एक हफ्ते में हम लोग नहीं जुड़ पाए। तो बहुत बढ़िया, सही है विजेता। बहुत बहुत आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो ऐप है अपना लेट्स लर्न का, वो 5 जुलाई को टेलीग्राम पर और फेसबुक जो पेज है वहां लॉन्च करने का प्लान है। उसके बाद फिर 7 को चैनल पे लॉन्च करेंगे प्रॉपर तरीके से बेसिकली। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए जाकर के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए, है ना। डिस्कशन में दम होता ही है और डिस्कशन की ही वैल्यू है, अदरवाइज तो क्वेश्चंस तो आप जहां चाहें देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर, टेलीग्राम चैनल रहेगा लेट्स लर्न स्क्वाड, अगर आप सर्च करते हैं। हाँ, ब्लैक मुझे भी बहुत पसंद है। ब्लैक एक्चुअली, ये कल मैंने देखे आप लोगों के कमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस थे कि येलो कलर में बनवाना चाहिए था या व्हाइट में बनवाना चाहिए था। तो वो मतलब ऐसे फील आता है जैसे बेचने निकल गई हूँ कुछ, है ना। अभी ये कूल लगता है, इसको नॉर्मली पहना जा सकता है, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रमोशन चल रहा है। एक फील आता है, ये आपके और मेरे लिए है, जिनके लिए ये चीज पहले से मैटर करती है। लेट्स लर्न क्या है ये हम जानते हैं। तो एटलीस्ट जब आप पहनेंगे तो एस्थेटिकली थोड़ा ठीक लगे, ऐसे इंसान ना थोड़ा सोबर लगे, एक ऐसा ड्रामेटिक ना लगे कि एक चमकीला निकल के जा रहा है कोई कहीं से। तो इसलिए अवॉइड किया है बाकी कलर्स को। बाकी का भी जरूरत हुई और एक अच्छी डिजाइन अगर करवाया कुछ या उस तरीके निकल के आया तो बाकी कलर्स का भी देखेंगे, है ना। वो एक अच्छा सजेशन था पीछे इसमें सर्कल कराने का, बट वो जम नहीं रहा था, तो अभी के लिए रेक्टेंगुलर है, बाद में सर्कल करा लेंगे। तो ठीक है, मतलब सही है, कुछ कुछ नया ट्राई करना चाहिए हमेशा, नहीं तो जिंदगी वैसे ही छोटी है और मोनोटोनस और बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक। तो ये चैनल है नॉर्मल, आप पीडीएफ वहीं मिलती है डेली सारी। तो कल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और कल कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। धन्यवाद जितने भी लोगों को पसंद आई, ऐसे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी आपके जो भी सवाल सुझाव जो भी हो, ठीक है। हाँ, अरे नॉर्मल लगती है यार, इंसान बाहर निकल के जाए ऐसा ना लगेगा आप कुछ बेचने चले गए हो, है ना। तो ये कूल है, मतलब ठीक है। चलिए फिर, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। मुझे भी चाहिए टी शर्ट, करेंगे प्लान। बहुत सारी डिमांड है, आज मैंने उधर करियर में भी पहनी हुई थी, तो बहुत सारी डिमांड है, देखेंगे उस पर सोचेंगे। अभी तो ऐसे ही मैंने कुछ ही बनवाई है ना। देखो एक बार, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, भाई सीसीई पैटर्न आप जानते हैं, 2009 के आसपास सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी सिर्फ फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, या फिर ओनली समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन। नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव यानी रचनात्मक और योगात्मक आकलन, जिसमें आपका रचनात्मक और योगात्मक आकलन दोनों शामिल हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। थैंक यू शिवांगी, आंसर कीजिए फटाफट से। बफरिंग अभी तो नहीं है यार, ये पता नहीं इस इंटरनेट को भी अभी परेशान होना होता है, क्या कर सकते हैं। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। ग्रेट, डी
डी मतलब बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। भाई हम जानते हैं एक होता है आपका एफए और दूसरा होता है एसए। ठीक, एफए मतलब रचनात्मक आकलन जिसका वेटेज 40% हुआ करता था, और एसए मतलब समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ये आपके जजमेंट के लिए ज्यादा होता है, कितने परसेंट आए हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम्स, और ये एफए रचनात्मक आकलन है आपकी, जो ये फीडबैक के लिए ज्यादा होगा कि आप सीखते कैसे, ये ड्यूरिंग है कि आप सीख कैसे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों का यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। सिर्फ एक दिन आप टेस्ट नहीं ले रहे बच्चे का कि वो डर जाए एकदम से कि आज तो पेपर है। पूरे साल आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज करते हुए, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में यानी रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बच्चे का सिर्फ एक पक्ष नहीं है कि जो मेंटल एस्पेक्ट है बस वो पेपर पेंसिल पे बहुत अच्छा टेस्ट दे दे, नहीं, उसके इमोशंस, उसका कॉग्निशन, उसका अफेक्टिव जो स्किल्स हैं, और साइकोमोटर जिसमें वो फिजिकली एक्टिविटी करता हो। तो उन ग्रेड्स वगैरह को भी शामिल किया गया कि व्यवहार कैसा है, किसी एक चीज में उसकी हॉबी है, कुछ भी उसमें वो कैसा करता है। ठीक, तो हम ऑल एस्पेक्ट्स में जज करते हैं बच्चे को। फिर है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। आप जांचेंगे कैसे जो आपने पढ़ाया वो कितना सीखा गया, कहां तक आपके ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुए और आगे कैसे इंप्रूव करना है। तो इस चीज के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, अलग अलग तरह के टूल्स टेक्निक्स, चाहे वो फिर आपका ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल हो, पोर्टफोलियो हो, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका रेटिंग स्केल है ना। इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से आप बच्चे को जांच पाए। ठीक है बात, बहुत बढ़िया कैम लिया, धन्यवाद आप सभी के रिस्पांस के लिए, मजा आ गया एकदम, है ना। ऐसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील शिक्षा में जिससे एक क्वेश्चन पक्का रहता है चाहे आप पेपर 1 दें चाहे पेपर 2 दें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, प्रगतिशील शिक्षा की, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण होगा। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, या फिर नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, या नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया वंदना जी। हाँ, टेलीग्राम पर डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी ऐप का भी 5 को ना परसों। एग्जैक्टली बीएस, आंसर कीजिए। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। भाई एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की आए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने की आए, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो एस्पेक्ट है, जो स्कूल है, रचनावाद, वहां की बात आए, तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा, और वो मीनिंगफुल लर्निंग कहलाएगी। अर्थपूर्ण अधिगम तभी होगा जब लर्निंग बाय डूइंग होगी, करके सीखेगा कुछ अपने आप, इन्वॉल्व होकर के। बच्चा सेंटर में है, चाइल्ड सेंटर्ड। जॉन डुई बात करते हैं इसकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, उन्होंने लैब स्कूल्स खोले अपनी वाइफ के साथ मिलकर 20th सेंचुरी में, और शिकागो में, जिनको हम प्रोग्रेसिव स्कूल्स आज हम कह रहे हैं, जहां बच्चे को सेंटर में रखा जाए, एक्सपीरियंस को सेंटर में रखा जाए, डिस्कवरी को सेंटर में रखा जाए, बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए एक बार। धन्यवाद स्वाति। अरे बहुत बढ़िया अनुराग, आप लोग हैं यार, बढ़िया। एग्जैक्टली मैंने मोनिका, अरे थैंक यू अंकिता आपके फीडबैक के लिए। बताओ एक बार। संजीव जी 90% चीजें फ्री हो गई उसमें। बहुत बढ़िया। देखो एक बार, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academic। मतलब एक बच्चा है, और अगर हम बात करें, लोग उसको बार बार बोलते हैं कि भैया तुम्हारे ग्रुप के, तुम्हारी जाति, तुम्हारे समुदाय के जो लोग हैं ना, बहुत कम कर पाते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ठीक है, तुम तो अचीव नहीं कर सकते हो। To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, our teacher's initial step can be। ये जो stereotype बना हुआ है, पहले से रूढ़िबद्धता बनी हुई है। देखो किसी ने पूछा था stereotype और discrimination में क्या अंतर है। discrimination है भेदभाव,
अंतर करना, स्टीरियोटाइप में वो अंतर ऑलरेडी शामिल है, वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी शामिल है, किसी एक तरफ झुका हुआ होगा स्टीरियोटाइप, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो चाहे वो पुरुषों के प्रति हो। मतलब आपने एक अंतर को बेस बनाया और उसको एक परंपरा बना दिया, दैट इज स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो देखिए एक बार इस स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए या चैलेंज करने के लिए एक टीचर को कैसे इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स। देखो हमेशा याद रखना, कंपटीशन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कंपटीशन से या कॉम्पीट कराने से बच्चे के अंदर की जो नेचुरल एबिलिटी है ना, वो बाहर नहीं आ पाएगी। फिर वो सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसको फर्स्ट आना है। फिर है सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन। पढ़ाई छोड़ दो, खेती करो या कुछ और करो। या फिर प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स का एग्जाम्पल लेंगे और बताएंगे देखो ये व्यक्ति इतनी खतरनाक जगह से आए थे और इन्होंने ये अचीव किया जीवन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आप जवाब या कहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब आप बताएंगे तो ये स्टीरियोटिपिकल बातें हैं। कई लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जो पहली पीढ़ी होती है सीखने वालों की, वो अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये बिल्कुल ही बेकार बात है। आपको स्पेशल ध्यान तो देना चाहिए उनपे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स पेश कर सकते हो। बच्चों का मोराल भी बूस्ट होगा और दूसरा एक सोच भी बदलेगी, वो स्टीरियोटिपिकल थॉट बदलेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली जो बात थी उसमें सुपर 30 में, उस तरीके से। ठीक है बात। तो एजुकेशन इज फ्रीडम कहा जाता है, पोलो कोहले कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आवर टीचर शुड, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट से आंसर कीजिए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक क्या करें? आंसर कीजिए। अरे बहुत बढ़िया मेघा, आंसर कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप टीचर बन नहीं जाते ना फाइनली, तब तक ही आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां हर तरह के बच्चे को शामिल किया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो टीचर को कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। मतलब कि टीचर को ये विश्वास रखने वाला होना चाहिए कि हर एक बच्चा सीख सकता है अपनी क्षमताओं और अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ्स, क्योंकि हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ है ना। अगर 5 सब्जेक्ट में जरूरी नहीं आपके 5 के 5 अच्छे होंगे, लेकिन जो 3 अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा किया जा सकता है। जो 2 एवरेज हैं उनको एटलीस्ट इतना कर लें कि काम चलाओ 10-15 नंबर वहां भी आ जाए। ठीक, तो पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को देखते हुए हर बच्चा सीख सकता है। बात तो अच्छी लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी। कभी भी आप दया और क्या कहें उसको, तरस नहीं खाएंगे बच्चे पे, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता है। एम्पैथी की जरूरत है हमें, सिंपैथी की कम है। ठीक, फिर है यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड। कभी भी हम लेबलिंग नहीं करते इंक्लूसिव एजुकेशन में, कभी भी नेम कॉलिंग नहीं करते, नाम नहीं रखते। तुम किसी को दिखता नहीं है तो उसको कुछ और कह रहे हैं, किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो उसे कोई और नाम दे रहे हैं। ऐसा होता है सोसाइटी में, आप और मैं अच्छे से जानते हैं। तो ये नेम कॉलिंग नहीं होगी। फिर है पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। इंक्लूसिव का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे को आप शामिल करेंगे, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, कोई भी हो। ठीक है बात। तो ए ऑप्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सभी को एक छत के नीचे पढ़ाइए, विशेष प्रावधान करके। ठीक, ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी, अरे बहुत बड़ा कह लिया, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी समझा है कि एवरी चाइल्ड इज क्यूरियस बाय नेचर। जन्म के साथ बच्चा क्या है, क्यूरियस है, उसमें इनेट कैपेबिलिटी है सीखने की, वो सीखने की क्षमता रखता है। यही चीज हमें अज्यूम करके चलनी होती है। ठीक है, बस आपको अपने मेथड में परिवर्तन करना है कि किसको आप कैसे सिखाएंगे, क्योंकि सब एक तरीके से नहीं सीख सकते, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा है जो कुछ इस तरीके के संकेत दिखाता है कक्षा में, आपको पहचानना है कि ये जो इंडिकेशन है, ये जो संकेत हैं, ये कौन सी एक परेशानी के हैं। देखिए एक बार, फर्स्ट है एंजाइटी अराउंड रीडिंग। उसको पढ़ते समय एंजाइटी या चिंता सताती है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, शब्दों को पहचानने में और लेटर्स को पहचानने में उसको समस्या होती है। ठीक, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स,
उसके पास शब्द भंडार बहुत कम है, ठीक से यूज नहीं कर पाता है वर्ड्स को। बोलने की बात नहीं हो रही है, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि वर्ड्स को लेकर के नॉलेज नहीं है। फिर है डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रेड, मतलब वो समझ नहीं पाता और याद नहीं रख पाता कि पढ़ा क्या गया था, कैसे पढ़े, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है, पढ़ने को अगर कोई खड़ा कर दे क्लास में तो वो टेंशन में आ जाता है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, फटाफट से बताओ। ऑटिस्टिक है बच्चा। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पाते, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार एक चीज को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा अलगाव में रहना पसंद करेंगे। ठीक। आ क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव बच्चा तो डाइवर्जेंट थिंकर है, वो दिशाओं में सोचेगा। आ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जम रही है बात कुछ। मेंटल इंपेयरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, देखो एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को भी ये परेशानी हो सकती है, डिसलेक्सिया है, सिंपल। अगर बच्चे को खड़ा करने से, अगर आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं या पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो कतराता है, उसको वर्ड्स उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग्स को उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, लेटर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। टायर्ड को ट्राइड पढ़ रहा है, 100 को वॉज पढ़ेगा, बी को डी समझता है, 6 को 9 समझ सकता है, मल्टीप्लिकेशन को और आपका जो एडिशन है उनमें कंफ्यूज हो जाता है। दैट मीन्स उसको जो सिंबल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया वाले बहुत सारे लोग हैं, जो बोमन ईरानी जो उसमें 3 इडियट में वो बने थे ना, वायरस, उनको डिसलेक्सिया है रियल लाइफ में। ये जड़ से खत्म नहीं होता बट काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो वो तारे जमीन पर वाला बच्चा था, वो ईशान अवस्थी है ना, और इनको पहचानना है हमें एज टीचर्स। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें, जैसे वो तारे जमीन पर में सब उसको कह रहे थे कि पापा उसके कह रहे थे कि पढ़ता नहीं है, नालायक है, ये है वो है, तो वो वैसा नहीं है, वो सीरियस प्रॉब्लम है। ये सारे इंडिकेशन देख करके आप क्या समझ पाएंगे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको उसी तरीके से डील करेंगे। सीख सकता है वो, ऐसा नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, बट न्यूरोलॉजिकली ब्रेन का जो मेकअप है वो उस तरीके का है कि कुछ एस्पेक्ट्स में, सीखने के कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे पढ़ना हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, अगर डिस्कैल्कुलिया है तो, डिस्ग्राफिया है तो राइटिंग में रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, डिस्फेजिया है तो बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो सीखने के, लर्निंग के बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, सिर्फ सीखना ही तो लर्निंग नहीं है, तो सीखने के कुछ एस्पेक्ट्स में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम अज्यूम करते हैं। ठीक। तो भाई जिसको लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको प्रिंटेड मटेरियल का यूज करा दो, उसको ओरली पूछ लो चीजें, तो ये भी किया जा सकता है, मोटिवेटेड रख सकते हो ऐसे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, मैं डिटेल में लेके चल रही हूँ क्योंकि टाइम है आपके एग्जाम में और चीजों को डिटेल में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन एनालिसिस से ज्यादा फायदा कुछ नहीं करता, ये भी सच्चाई है। आप थियरी पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना हो सके एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस का, सिर्फ आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षार्थियों को, जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं, जो कुछ नया ओरिजिनल आइडियाज रखते हैं, उनको कैसे एनकरेज करे, या नए आइडियाज के प्रति बच्चों को कैसे एनकरेज करे। पहला ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है सिकुड़ती हुई, बाकी दिशाओं से एक पॉइंट पे आती हुई। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा, इसमें आप कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे क्योंकि आपको सही आंसर तक पहुंचना है। लेकिन यही आपको कह दिया होता कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पे एक आर्टिकल लिखो, 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दो, तब आपका दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता, तो वो डाइवर्जेंट हो जाती, ओपन एंडेड हो जाती, ये क्लोज एंडेड है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल उल्टा है क्रिएटिविटी का। डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई होती है क्रिएटिविटी से, अपसारी सोच, ये जो आपकी अभिसारी सोच है, ये इंटेलिजेंस से तो जुड़ी हुई है लेकिन क्रिएटिविटी से नहीं। फिर है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो दिशाओं में सोचना है उसको डिस्करेज करना, हतोत्साहित करेंगे, बच्चों को कहेंगे दिशाओं में मत सोचो, बस आंसर बता दो, वन लाइनर्स फेंकेंगे, जी नहीं। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अब बात पकड़ में आ गई, मल्टीपल पर्सपेक्टिव जहां आ जाए ना, ओरिजिनल आइडियाज जहां आ जाए, नोवल आइडियाज जहां आ जाए, मतलब फ्लुएंसी, इन सब में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब हमने पढ़ा था ना, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है आपके आइडियाज में, है ना, एलैबोरेशन होता है, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी के स्टेप्स हैं, हमने समझे थे, वीडियोस देख लिया करो पुरानी, काफी चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जब आप ओपन एंडेड सोच रखने के लिए कहते हैं बच्चे को, एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन सोचने के लिए कहते हैं, तो वो क्रिएटिव बनेगा, कुछ नया सोच पाएगा। अगर आप सोचेंगे एक बात तो फिर उसमें नया कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लेने से डिस्करेज करेंगे, सिंपल आंसर है। क्लियर हो गई बात। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। यानी
शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी एक स्ट्रेटेजी सही नहीं है? नॉट, नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, ये वर्ड्स जहां आएंगे हम ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलेगा शहीदुल टी शर्ट का प्लान करेंगे यार, अभी तो नहीं प्लान किया है। मैं अभी देख ही रही थी, बहुत सारे डिजाइन ट्राई किए, उसके बाद ये फाइनल हुआ है, तो ये डिसेंट लग रहा है। मेन मुद्दा यही था कि डिसेंट लगे बस। फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस। आप बच्चों को सहज जो इंट्यूशन आती है ना उनके अंदर से, वो गैस करने के लिए मौका दें। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दें। डायलॉग एंड डिस्कशन, मतलब संवाद, डिस्कस करने का मौका दें टीचर के साथ, वो डिस्कस करे अपने आइडियाज को। या फिर साउंड इज नॉट क्लियर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? साउंड तो खतरनाक होनी चाहिए, कान से पार निकलनी चाहिए, ऐसा है माइक तो। फिर है डी ऑप्शन, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब जैसी नॉलेज दे दी गई है उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के और भर लो अपने अंदर। सिंपल है डी आंसर। धन्यवाद प्रियंका। आंसर क्या है? डी, क्योंकि गलत पूछा था और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। ठीक, मतलब आपका एक बेहतर तरीका नहीं है पढ़ने और पढ़ाने का। कौन सा? जब आप ये कहें फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब वॉमिट कर दो जो भरा है, पहले तो भरवाओ, उनको रटवाओ चीजें, और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए कहो कि अब उगल दो इसको पेपर पे जाके। तो ये क्या है? ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, ये रोट लर्निंग है। और जहां भी बात रोट लर्निंग की आए वहां से हमें कोसों दूर जाना है ना? बिल्कुल भी नहीं, हम रटने को प्रमोट नहीं करते।